मैं सुनील जी खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय। अरे सुनील जी खाटी बिहारी आ गए हो। बिहार के जतेक छात्र बारह जे कि 10वां कक्षा में पढ़ता रहा तोहार के लिए बेहतरीन लेक्चर, आपके लिए शानदार लेक्चर, बेहतरीन लेक्चर, ज्ञान से परिपूर्ण लेक्चर। और पुनः मैं आपको सिविक्स चैप्टर से, राजनीति विज्ञान से और उसी लोकतंत्र के प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष के भाग 3 से प्रस्तुत कर रहा हूं। लेकिन इसके पहले अरे भैया तोहार के सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल अपन बा, अहाँ का अपन चैनल लिया, में 1 रुपया नहीं लागत। यू वॉन्ट हैव टू पे a single rupees for this channel. Please do subscribe and first do subscribe and also पुश द बेल आइकन बटन। आप बेल आइकन बटन भी दबा दो। और भैया जितनी भी आपको लेक्चर इस पर जाएगी आप आराम से फ्री में भी सुन सकते हो। अपने दोस्त को बतलाओ, यार को बतलाओ। आप कहीं से तैयारी करते हो, पटना से हो चाहे बिहार का 38 जिला में कहीं से तैयारी करते हो या गांव से भी तैयारी करते हो। मैं शुरुआत करता हूं दलित पैंथर्स। इसके पहले आप और भी जो 2 भाग में बतलाया उसको पूरा तरह सुन लेना। दलित पैंथर्स, दलित होता है अनुसूचित जाति, अब पैंथर्स मीन्स होता है चीते की तरह। तो दलित पर जैसा जानते हैं कि पूर्व के ही समय से इस पर अत्याचार किया गया, इनके साथ भेदभाव किया गया, छुआछूत का किया गया, कि परेशानी इनको झेलनी पड़ी। तो महाराष्ट्र में दलित हित के दावेदारी के लिए 1972 ईस्वी, याद रखिएगा 1972 ईस्वी में दलित युवा सब एक संगठन बने। उसी संगठन का नाम दलित पैंथर्स दिया गया। तो दलित पैंथर्स नाम पड़ा और महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्र में चूंकि दलित पर अत्याचार होता था, महाराष्ट्र ही नहीं कह ले बल्कि कह सकते हैं पूरे देश में भी कमोबेश, किसी प्रदेश में ज्यादा किसी प्रदेश में कम, ये घटनाएं हो रही थी। तो दलित पैंथर्स अत्याचार के मुद्दे को उठाने का मन में ये बीड़ा उठा करके इसका गठन किया गया था और ये अत्याचार के मुद्दे पर लगातार आंदोलन उठाता रहा। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 1989 में आते आते और एक व्यापक कानून सरकार ने बनाया कि दलित पर अत्याचार करने वाले को कठोर दंड दिया जाएगा। अभी आप देखिएगा एक एससी और एसटी एक्ट है। यदि किसी भी एससी और एसटी को कोई भी सामान्य वर्ग का या अन्य जाति के लोग उसके साथ अपमानजनक व्यवहार करते हैं, गाली देते हैं या उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे उसकी आत्मगरिमा को ठेस पहुंचती है, तो एससी एसटी एक्ट लगाया जा सकता है और इस पर और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार, हालांकि इस कानून का भी दुरुपयोग होता है, ये अलग मुद्दा है, लेकिन अभी भी ये एक्ट जो है ये आपको कार्यरत है। अब दलित पैंथर्स और भी अपनी जो है भूमिका बढ़ाया, जाति प्रथा उन्मूलन, भूमिहीन गरीब किसानों की समस्या का निराकरण, इन सब के लिए आंदोलन ये दलित पैंथर्स चलाया। तो दलित पैंथर्स और धीरे धीरे दलित पैंथर्स का आकार प्रकार ये सब बढ़ता चला गया। और आप देखिएगा कि दलित पैंथर्स के ही बाद मायावती दलित क्षेत्र की बहुत बड़ी नेता हुए, रामविलास पासवान दलित वर्ग से बहुत बड़े नेता आए। उस समय जगजीवन राम भी पूर्व के समय में बहुत बड़े नेता थे। बहुत लोग उभर करके आए और दलित पैंथर्स दलित युवकों के इसमें एक ऐसा मंच बन गया जो अपने सृजनशीलता से व्यापक अपने हित के लिए और उस हित के विरोध में यदि कोई काम करता है तो उसके अगेंस्ट एक बड़ी संस्था बन गई। अब अगला देखते हैं भारतीय किसान यूनियन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 80 के दशक में पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरफ चले जाइए, या मैं आपको एक अलग कहना चाह रहा हूं कि 1967-68 में 66-67-68 में जब हरित क्रांति आई तो स्वाभाविक है जब भारत में गेहूं का उत्पादन बहुत बढ़ गया, तो इस गेहूं के उत्पादन के बढ़ने से और कृषि का उत्पादन कमोबेश धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो परिणाम क्या हुआ कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा इसके किसान मजबूत होने लगे। तो वो मजबूत होने लगे, किसान गेहूं और गन्ने की खेती जम करके करने लगे। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में और भी कह सकते हैं कि निकटतम क्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन का गठन 1960 ईस्वी के दशक में यह हुआ था। और बाद के वर्षों में गन्ना और गेहूं का दाम बढ़ाने के लिए मांग किया जाने लगा। 1980 के बाद महेंद्र सिंह टिकैत उस समय बहुत बड़े किसान के नेता थे। अभी उन्हीं के बेटा राकेश टिकैत हैं जो कि दिल्ली में भी डेरा जमाए हुए हैं किसान आंदोलन के नाम पर। तो भारतीय किसान यूनियन ने कहा नहीं,
इसका दाम उस अनुपात में नहीं बढ़ रहा है जिस अनुपात में उद्योगपति को लाभ हो रहा है। इसके बाद धीरे धीरे वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन का सहारा लेने लगे, जेल भरो आंदोलन का सहारा लेने लगे, ऐसा ऐसा मांग करने लगे। मांग के लिए वो अलग अलग तरह के तरकीब अपनाने लगे, रोड पर धरना देना, रोड जाम करना, रेलगाड़ी को रोक देने तक की जो है ये शुरुआत करने लगे। परिणाम हुआ कि आपको एक दबाव समूह भारतीय राजनीति में एक किसान से संबंधित एक दबाव समूह जरूर बन गया और किसान की बातें अब अपर मंच तक पहुंचने लगी, सरकार के ऊपरी स्तर तक पहुंचने लगी और हर सरकार ने, चाहे कोई भी सरकार रहे, उसने न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया ही है। अब इसके बाद और आगे चलते हैं तारी विरोध आंदोलन। तो तारी विरोध आंदोलन यह आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था महिलाओं के द्वारा। यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। स्वतः स्फूर्त आंदोलन किसको कहते हैं? जो सेल्फ जनरेट हुआ, इसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया। यह आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला से शुरू हुआ था। महिलाएं थी, महिला के घर वाला की करता था, वो पियक्कर मैंने पीने लगा, पहले तारी पीने लगा, उसके बाद कुछ इंग्लिशो देने लगा, अंग्रेजियो देने लगा। अब जब घर पर पहुंचता था डर गाली बकता था। जो मान लीजिए आता था, पत्नी के धून देता था, पीटता था, बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई पर कोई ध्यान नहीं, पत्नी के जीवन बेहतर हो या घर का जीवन अच्छा हो, घर की जीवन व्यवस्था बेहतर हो, कोई उसका नहीं, वो सिर्फ पीता था और निकम्मा जैसे पड़ा रहता था और इधर उधर का समय वो नष्ट करता था। उसमें कुछ तारी बेचने वाले, शराब बेचने वाले उसमें पैसा कमाने में लग गए। तो महिलाओं ने उसने तारी के विरोध में या शराब के विरोध में आंदोलन छेड़ा। धीरे धीरे ये बढ़ने लगा और ये आंदोलन सफल हुआ। बाद में जाकर के इस पर सरकार ने विराम भी लगाया और ये आंदोलन देश के अन्य भाग में भी फैलने लगा। परिणाम हुआ जो नारी एक शक्ति के रूप में उभरी और इसी के कारण देखिएगा जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन में क्षमा चाहूंगा, संविधान संशोधन में ग्राम पंचायत अधिनियम ले लीजिए, चाहे नगर पंचायत अधिनियम ले लीजिए, या ग्राम पंचायती राज व्यवस्था ले लीजिए, नगर पंचायती राज व्यवस्था ले लीजिए, अभी महिलाओं को 50-50% आरक्षण दिया गया है। उसी राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने से उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी थी। अब नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा नदी पर एक विशाल बांध, एक नहीं बल्कि कई बांध बनाने की बात 1980 में जो है ये उस पर विचार की गई। इस पर 30 बड़ा बांध, 135 मझौला बांध और 300 छोटा बांध 1980 के दशक में। इससे लाभान्वित राज्य होता गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब लाभ लेने वाले राज्य थे। लेकिन इसमें क्या हुआ कि इस बांध बनाने के दौरान, इस बांध बनाने के जब निर्णय लिया गया तो इसके अंदर 245 से अधिक गांव इसके दूर क्षेत्र माने लगे। भाई बांध बनता है तो बहुत बड़का बांध बनता है, हाइट ऊंचा होता है, उसमें पानी डाला जाता है। अब बांध परियोजना बनाया जाता है, सिंचाई के लिए बनाया जाता है, इसमें विद्युत उत्पादन के लिए बनाया जाता है, मत्स्य उत्पादन के लिए बनाया जाता है, पर्यटन के लिए बनाया जाता है। तो ओकरा बनावे के बाद होना शुरू हुआ। उसके लिए परिणाम क्या हुआ कि 245 गांव जो डूब क्षेत्र में आते थे, लाखों लोग उससे उनको विस्थापित होना पड़ रहा था। अब विस्थापित होने के लिए सरकार ने कोई नीति नहीं बनाया, मनमाना चलने लगा। जिसको मन होता था अफसर उसको कुछ पैसा दे देता था, किसी को ज्यादा देता था, किसी को कुछ नहीं देता था। इसके कारण क्या हुआ कि इसमें जो व्यक्ति जिनका पुनर्वास होना था उनके बीच में यह आंदोलन पनप गया और नर्मदा और इसका विरोध होने लगा। इसमें कई लोग शामिल होने लगे, बुद्धिजीवी शामिल होने लगे, जैसे वेदा पाटकर थे, आमिर खान भी शामिल हुए थे, कई सारे ऐसे उसमें। तो ये काफी ये आंदोलन उस काल में प्रचलित रहा। बाद में जाकर के सरकार भी कुछ झुकी, फिर भ्रष्टाचार पर सरकार चिंतित हुई, फिर अलग ढंग से कमेटी बनाई गई। ये न्यायालय में भी मामला गया, सर्वोच्च न्यायालय ने अंत में इसमें अपना फैसला दिया। लेकिन नर्मदा आंदोलन से एक बात उभर करके आई कि 2003 ईस्वी में राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कि कहीं पर भी यदि कोई चीज बनाते हैं और किसी का घर, किसी का जमीन यदि हम लेते हैं तो उसके एवज में
उनको एक अच्छा अमाउंट और अच्छा उनको लाभ वाला एक उनको विकल्प दिया जाए। इन्हें जो सीधे हटो, चल हट, हम यहां पर रेल लाइन बना रहे हैं, चल हट, यहां पर हम सड़क बना रहे हैं, चल हट, यहां हम बांध बना रहे हैं, चलो हटो, नहीं, जबर ऐसे नहीं। ऐसा करना है कि उनको भी जिनको ये तात्कालिक नुकसान हो रहा है उनको एक फायदेमंद विकल्प जरूर मिलना चाहिए। तो ये था ठीक। अब आइए सूचना के अधिकार आंदोलन। सूचना का अधिकार आंदोलन इसको कहते हैं आरटीआई भी कहते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, सब आदमी जानते हैं। सूचना का अधिकार का आंदोलन एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। ये जो आया 1990 में राजस्थान में भीम तहसील पड़ता है। यहां पर क्या हुआ कि कुछ मजदूर सब थे, कुछ नहीं बल्कि अच्छे मात्रा मजदूर थे, उनका देने में घपला करने लगा। क्या मजदूरी देने में घपला करने लगा, बिल बनावे 9 दे 6, किसी को नहीं दे, किसी को कम दे, किसी को पार कर दे, किसी का हाजिरी काट दे। तो इस पर मजदूर में एक व्यापक जनरोष हुआ। तब हुआ कि नहीं, बिल क्या है, किस तरह से दिया जा रहा है, इसको दिखाए, कागज दिखाए। कागज दिखाने के लिए कहता था नहीं, ये सरकार का दिखाने का कोई इस तरह का प्रारूप नहीं, तुमको जो देते हैं वो रखो। तो परिणाम हुआ कि वेतन और भुगतान का बिल के लिए एक विरोध शुरू हो गया। विरोध शुरू होने के कारण जब यह आंदोलन और बढ़ने लगा तो उस स्थिति में 1994 और 1996 में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। और जन सुनवाई के आयोजन के बाद क्षमा चाहता हूं, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करके और फिर जनता को पंचायत के दस्तावेज का प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए अधिकार दिया गया। ये पहला अधिकार आपको मिला, जिसको आंशिक अधिकार कहेंगे। इसके बाद 1996 में सूचना के अधिकार के लिए राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया। कब? 1996 में। जल्दी बोल रमेश, माथुरे से पूछ रहे हैं कब राष्ट्रीय सूचना इसमें के लिए अधिकार के लिए राष्ट्रीय समिति बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी 2002 में। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपका अब आवेगा कि सूचना के स्वतंत्रता नाम का एक विधेयक पारित हुआ। लेकिन शुरुआत वाला जो विधेयक था इसमें बहुत सारी त्रुटियां होता। विधेयक माने कि कानून बनावे वाला एक दस्तावेज जो आपको विधानसभा या संसद में चाहे जहां भी पारित होता है उसको विधेयक कहते हैं। तो 2004 में जो सूचना संबंधी विधेयक भारतीय संसद में उपस्थित किया गया था, लेकिन ओए में उससे पूर्व उसमें पहला तो 2002 में आया, लेकिन उसमें इतना नहीं कहिए बल्कि कुछ उसमें त्रुटि थी, उसमें कुछ गलतियां थी जिसके कारण वो व्यवहारिक नहीं लगा। तो फिर से 2004 में सूचना का अधिकार संबंधी विधेयक भारतीय संसद में लाया गया। कब लाया गया? जल्दी बोल ले, गणेश तोरे से पूछ रहे हैं। तो ये लाया गया था 2004 के सूचना के अधिकार में, और 2005 में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और अब सूचना लिया जा सकता है। किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी से 30 दिन के अंदर उसको सूचना देना है। प्रत्येक एजेंसी में एक लोक सूचना पदाधिकारी होते हैं। आप उनसे लिखित आग्रह करके और किसी विषय पर सूचना ले सकते हैं। यदि वो 30 दिन के अंदर नहीं आपको सूचना देता है तो फिर अगले 30 दिन के अंदर आप फर्स्ट अपील में जा सकते हैं। फर्स्ट अपील के बाद आप सेकेंड अपील में जा सकते हैं, और उसके बाद तो ये इस तरह के कई सारे आपको सोपान बनाए हुए हैं। आप चाहें तो फिर केंद्रीय सूचना आयोग के भी पास जाकर के, और यदि कोई पदाधिकारी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है तो उस पर आप फाइन भी लगा सकते हैं। तो जल्दी अब जैसे पूछ रहे हैं हम, सुनील जी खाटी बिहारी पूछ रहे हैं, जल्दी बोल रहे, आरतिया, गणेशबा, मनसुखा, दिलचाना सब तैयार हो जाओ। दलित पैंथर्स पार्टी कहां स्थापित की गई थी? महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी। कब स्थापित की गई थी? 1972 में स्थापित की गई थी। अगला भारतीय किसान यूनियन मैंने कब बनी थी? तो 1960 के दशक में ये बनी थी। ये कहां पर ये ज्यादा प्रभावी हुई? तो पश्चिम उत्तर प्रदेश और पंजाब और हरियाणा में। राष्ट्रीय सूचना का अधिनियम, या इसको राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसको सूचना का अधिकार नियम कब लागू किया गया? 2005 में। और 2005 में नर्मदा आंदोलन किस नदी पर बनाए जाने वाले बांध के संदर्भ में आंदोलन था? ये नर्मदा नदी पर। इससे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन थे? मध्य प्रदेश थे, गुजरात थे, राजस्थान थे, ये सब आपको थे। राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब आई? तो 2003 में। इतना बात तो सुन ले, यदि एगो प्रश्न छूटा तो सुनील जी खाटी बिहारी मोच काट करके फेंक देगा। मैं बहुत जल्दी इसका अगला भाग लेकर कहा जरूंगा। जय बिहार, जय भारत।